हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पर रह करके और कॉलेज भी जा करके अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म SR बिहार बीएससी क्लासेस में, जहां पर हम लोग बॉटनी की क्लासेस लेकर के आए हैं। और ये बॉटनी का थर्ड सेमेस्टर की जो क्लास आपकी रहेगी उसको हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, थर्ड सेमेस्टर में हमें 2 पेपर को पढ़ना है ना। वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। 2 पेपर आपको यहाँ पर पढ़ाने हैं और दोनों पेपर में जो पहला पेपर है और पहले पेपर की जो पहली यूनिट है उसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे फंजाई के बारे में, यानी कि कवकों के बारे में। कवक क्या होते हैं इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोग 11-12 से ही पढ़ते हुए आए हैं कि भैया जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि पादप जगत हम लोग पढ़े थे, तो पादप जगत पढ़ने से पहले भी हम लोगों ने यहाँ पर नीड फॉर क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन में हमने एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक के प्लांट्स को तो देखा, लेकिन हमने ये भी देखा कि उससे पहले कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें पढ़ने रहते हैं। जैसे कि बताइए भैया, जैसे कि बैक्टीरिया है ना, वायरस, और इन्हीं के साथ में एक और वहां पर ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है फंगस, है ना, कवक। एक अलग ही जगत है इनका, क्योंकि जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को विटेकर ने दिया, जो कि बिल्कुल सेपरेट कर दिया था। फंगस अलग हो चुका था, है ना, उस समय तक फंगस अलग हो चुका था। उससे पहले भी बहुत सारे किंगडम क्लासिफिकेशन दिए गए, 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4 में हमारा माइकोटा अलग हो गया था, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको अलग कर दिया था। तो सबसे पहला किंगडम क्या था? किंगडम माइकोटा, है ना, किंगडम माइकोटा। तो किंगडम माइकोटा के अंतर्गत फंजाई को पढ़ा जाता है। तो फंजाई कहो या मशरूम कहो, और इनको हम पढ़ते कहां है बेटा? इनको हम पढ़ते हैं किंगडम माइकोटा के अंतर्गत। किंगडम माइकोटा, है ना, किंगडम माइकोटा। तो किंगडम माइकोटा एक अलग ही जगत बन गया। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत सारी फंगस की स्पीसीज पाई जा रही हैं और इनका कुछ स्पेसिफिक नेचर होता है जो हम इस क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ खास बातें जो आपको पता ही होनी चाहिए। जैसे हम बात करने वाले हैं बेटा फंजाई की, यानी कवक की। इसे हम लोग मशरूम के नाम से भी जानते हैं। अब मशरूम से याद आया होगा आप सभी को कि आप लोग कभी ना कभी मशरूम जरूर खाए होंगे, या तो घर में बना के खाए होंगे या शादी पार्टी जहां होती वहां पर खाए होंगे। लेकिन हर कवक को खाया नहीं जा सकता, ये भी बात याद रखिएगा। हर कवक इडेबल नहीं है, हर फंगस इडेबल नहीं होता। कुछ ही इडेबल है, वो अलग बात है, बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हमको समझना है कि फंगस को हम लोग मशरूम भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसे किंगडम माइकोटा के अंतर्गत रखा गया है। खास बात क्या है कि जब हम फंगस की या फंजाई की स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो भैया स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। क्या कहलाता है बेटा? माइको। माइको का जो टर्म यहां पर लिया गया बेटा, वो माइसीलियम से लिया गया है। किससे लिया गया? माइसीलियम। और माइसीलियम क्या होते हैं? माइसीलियम जो है वो फंगस की बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। फंगस की किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? बॉडी को। जैसे अगर आप फंगस के बॉडी को देखें, अभी मैं आगे स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, तो कुछ इस तरीके के बहुत सारी संरचनाएं अरेंज रहती हैं। फंगस एक एक जाल के रूप में पाई जा रही। किस रूप में पाई जा रही बेटा? जाल के रूप में पाई जा रही है यहां पर, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये क्या है? माइसीलियम है, माइसीलियम। और जो माइसीलियम बन रहे हैं बेटा, अगर हम इन माइसीलियम में से इस एक संरचना को अलग करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बाहर निकल करके हमें दिखाई पड़ेगा, ऐसा मान लो ये। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? ये एक जो है बेटा, ये एक हाइफी है। क्या है? हाइफी। हाइफी कहने का मतलब समझते हो? हाइफी जो है वो एक ऐसी स्ट्रक्चर, एक ऐसी सेल है ना, ये एक ऐसा पोर्शन है, फिलामेंट है, जो कि आपस में मिलकर के माइसीलियम का फॉर्मेशन कर रहा है। और माइसीलियम फंगस की बॉडी का निर्माण करता है। माइसीलियम क्या है? माइसीलियम से फंगस की बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, सीधी बात है ना। तो इसका जो यूनिट है वो कौन है? हाइफी है। तो अगर आप यूं कहें कि जो फंगस का, किसका बेटा? फंगस का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो कौन है? तो आप कहेंगे सर हाइफी है। तो फंगस का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है बेटा? हाइफी। जैसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है बेटा? सेल है। हमारे किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है बेटा?
नेफ्रॉन है, उसी तरीके से हमारे लीवर का भी है, क्या है, हिपेटिक लोब्यूल, है ना। तो पूरी बॉडी कोशिकाओं से मिलकर के बनी है। तो हमारे बॉडी का जो यूनिट है वो सेल है, और उसमें भी जो ऑर्गन है उनकी भी अगर बात करी जाए तो उनके बॉडी का क्या है, एक अलग अलग सेल पाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो हाइफी है ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऑफ यूनिट है किसका, फंजाई के बॉडी का, है ना। वैसे तो ये सेल का ही मिलकर के बना है, किससे मिलकर के बना है, कोशिकाओं से मिलकर के बना है, लेकिन इसकी बॉडी जो है, इसके बॉडी की अगर हम बात करें, इसका शरीर की बात करें, है ना, तो वो हाइफी से मिलकर के बनी होती है। तो स्टडी ऑफ फंजाई, माइकोलॉजी, माइको मतलब माइसीलियम, माइसीलियम का मतलब यहाँ पर फंगस से हो गया, है ना, और लोजी मतलब स्टडी, बोले तो अध्ययन, ठीक है। हम इसके अंतर्गत क्या करेंगे बेटा, स्टडी ऑफ फंजाई कहाँ होता है, माइकोलॉजी में। दैट मींस इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी, राइट। ये तो डेफिनेशन हो गया। अभी हम दूसरी बात करें, क्या लिखा है कि फंजाई नेम वाज गिवन बाय। अब फंजाई जो नाम है, कवक जो नाम है वो किसने दिया, तो कवक नाम बेटा दिया है गैस्पार्ड बॉहिन ने। किसने नाम दिया बेटा, गैस्पार्ड बॉहिन ने नाम दिया है। अच्छा, फादर ऑफ फंजाई की अगर बात करी जाए, पूरे विश्व के फादर ऑफ फंजाई सबसे पहले जिसने खोजा तो वो पीए मैकेली है ना। इन्होंने अपनी बुक नोवा प्लांटेरम जेनरा के अंदर इन फंगस के बारे में रिप्रेजेंटेशन दिया था, या रिप्रेजेंट किया था, इसको बताया था, लिखा था। अच्छा, फादर ऑफ मॉडर्न फंजाई कौन है, ये तो सबसे पहले इन्होंने अपना खोज दिया था, फिर एक बुक अपनी प्रपोज की। अब फादर ऑफ मॉडर्न फंजाई जो मॉडर्न लेवल पर जिन्होंने काम किया है तो कौन है, एंटोन डी बैरी। याद रखना ये सब नाम, क्योंकि एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन है। एंटोन डी बैरी कौन है बेटा, फादर ऑफ मॉडर्न फंजाई है। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, भारतीय कवक विज्ञान जो है के जनक कौन है, भारतीय कवक विज्ञान के जनक कौन है, तो मुंदकर और बटलर। मुंदकर और बटलर साहब जो हैं ये हमारे फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक खास बात और है भैया कि फादर अब बटलर जो है, ये बटलर जो है ना, ये फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी भी है ना। प्लांट पैथोलॉजी कौन है, बटलर साहब ही हैं। तो ये कुछ खास बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम चर्चा करेंगे कवकों के जनरल कैरेक्टर के बारे में, सामान्य लक्षणों के बारे में। तो आप सभी लोग फटाफट हेडिंग डाल दीजिएगा, जनरल कैरेक्टर ऑफ फंजाई, है ना, जनरल कैरेक्टर ऑफ फंजाई, कवक, कवकों का सामान्य लक्षण, ऐसे आप डाल दीजिएगा हिंदी में, कवकों का सामान्य लक्षण, कवकों के सामान्य लक्षण, है ना, जनरल फीचर हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है कि जो कवक होते हैं ये यूकैरियोटिक यानी कि सत्य प्रकार की कोशिका, बोले तो यहां पर न्यूक्लियर सही लेवल पे पाया जाएगा। नॉन वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर बोले तो इनमें जाइलम और फ्लोएम जैसी संरचनाएं नहीं होंगी। नॉन मोटाइल यानी कि प्लांट की तरह एक जगह पर ही रहेंगे, लेकिन ये नॉन मोटाइल होते हैं, मोटाइल नहीं होते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे। और हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक विषम पोषदीय, अलग अलग मोड के थ्रू ये अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक, देखो मैंने बोला हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं या सदस्य होते हैं, लेकिन मैंने यहां पर ये नहीं बोला कि फंगस जो है वो फोटोसिंथेटिक होता है। मतलब इसमें सेल वॉल तो है बैक्टीरिया की तरह, बट, और हाँ सेल वॉल है बैक्टीरिया की तरह, और प्लांट की तरह ये स्टेबल भी है, एक जगह पर ही पाया जाता है। इसको हिंदी में बेटा पता है कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, फफूंद, है ना। फफूंदी लग गई वो नहीं खाएंगे, रोटी कई दिनों तक रखी रहे तो उसके ऊपर फफूंद जम जाती है। चमड़े की कोई भी चीज हो वहां पर आप देखते हो व्हाइट व्हाइट कलर का फफूंद लग जाता है। अगर आपको फफूंद को देखना है तो अचार घर में रखा जाता है, अगर उसको सही से तराशा ना जाए या उसको बार बार चलाया ना जाए तो उसमें भी फफूंद लग जाता है ना। तो ये फफूंद जो है वो बेटा कवक ही है। और भाई साहब इनके बहुत ज्यादा आर्थिक महत्व भी हमको आगे पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चीजों के बारे में भी हम अभी आगे बताएंगे आपको, है ना। लेकिन अभी हमें जनरल फीचर्स को समझना है, दैट मीन्स कवकों के बारे में हम जाने कि कवक हैं क्या, कवक क्या चीज हैं, ठीक है ना बच्चों। तो चलो भाई, अब क्लास यहाँ पर आपको कंटिन्यू फॉर्म में मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, और भैया क्लास को अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपका तो भला हो लेकिन उसके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो,
बस मैं ये चाहता हूं आप उनका भला करोगे, हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी चीज कंटेंट लेकर के आ रहे हैं वो आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, और आप लोग ही जब इसको नहीं देखोगे, प्यार नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे, तो हमारा मेहनत करना व्यर्थ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा, तो समझ में आ गया। फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं, नॉन वेस्कुलर होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, विषमपोषी होते हैं। अलग अलग मोड से क्या कर रहे हैं बेटा, अपने भोजन को ऑब्टेन कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषी नहीं होते। अच्छा, इनमें रूट, स्टेम, लीफ नहीं पाई जाती, ठीक है, एब्सेंट होती है। इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं होगा। या मुख्यतः एक क्लोरोफिलस, एक क्लोरोफिलस मतलब अप्रकाशिक, है ना, एक क्लोरोफिलस, इनमें अपर्ण रहित रहित लवक जो होते हैं वो यहाँ पर नहीं होते, पर्णहरित नहीं होगा, मतलब कि क्लोरोफिल यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होगा। तो ए फॉर एब्सेंट, क्लोरोफिलस मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यहाँ पर नहीं होगा, तो ये मुख्यतः ए क्लोरोफिलस होते हैं, अर्थात इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, अर्थात इनमें क्या नहीं पाया जाता बेटा, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। या अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जो भी फंगस है ना, ये अपने भोजन को खुद ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यह हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। और इसीलिए कैसे होते हैं बेटा, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, विषम पोषी होते हैं, अलग अलग मोड से अपने भोजन को प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होने के कारण पैरासाइट और सेप्रोफिटिक या सेप्रोफाइट के रूप में पाए जाते हैं या होते हैं। पैरासाइट कहने का मतलब समझते बच्चों, पैरासाइट मतलब परिजीवी, परजीवी, परजीवी कहने का मतलब समझते हो, परजीवी कहने का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे सदस्य, ऐसे सदस्य जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह करके उनसे भोजन को प्राप्त करते हैं, ठीक है, और बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे सदस्यों को हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। समझ में आया। सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं शो कर रहा, वो कह रहा मैं तो खाऊंगा ही तुमको, लेकिन बदले में तुम्हें हम जान से भी मारेंगे साहब। तो वो कौन करता है, यही करता है। सेप्रोफिटिक, सेप्रो मतलब मृतोपजीवी, सेप्रोफिटिक, सेप्रोफाइट मतलब मृतोपजीवी। मृतोपजीवी कहने का मतलब क्या होता है, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स डेड कर जाते हैं, डिकेइंग कर जाते हैं, है ना, सड़े गले होते हैं, उनसे ये अपने भोजन को प्राप्त करता है। जैसे आपने आम तोड़ा, आम के पेड़ से, कौन सा वाला, कच्चा वाला, तोड़ करके लाए घर पे, मम्मी ने उसको काट करके बढ़िया से जो है ना, नमक मिर्चा तेल वेल लगा करके रख दिया, किस लिए, कि इसका अचार बनेगा। और अचार बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए उसको क्या किया करते हैं हम लोग, काफी समय तक रखते हैं, धूप में रखते हैं, ठंडी जगह रख देते हैं, जिससे वहां पर सड़न हो, यानी कि बैक्टीरिया वहां पर आकर के उसको गला पाए। अभी आप समझ पा रहे हो क्या चीज खा रहे हो आप। अचार प्रेमी जितने भी लोग हैं, मुझे भी पसंद है, मैं खाता हूं, मैं तो छिरका भी खाता हूं, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, है ना, सिरका जो होता है बड़ा अच्छा लगता है, मतलब प्योर ही होना चाहिए। तो वो ये जो चीजें बनती है ना, ये डिकम्पोजिशन से बनती है, मतलब जो शुगर मॉलिक्यूल होता है उसको डिकम्पोज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अब बैक्टीरिया यहाँ पर आकर के क्या करेगा, उसको तोड़ेगा। अब उसका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हम हाई कर देते हैं, अचार बनता कैसे, मैं उसका प्रोसेस बता देता हूँ आपको। उसका कंसंट्रेशन इतना हाई कर देते हैं, नमक वमक इतना ज्यादा डाल देते हैं, जिससे जब बैक्टीरिया आता है ना उसके पास में, तो वो बैक्टीरिया मर जाता है। मतलब इतना ज्यादा, मतलब उसके अंदर का जो अब देखो यार, डिफ्यूजन कैसे होता है, हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। अब बैक्टीरिया के अंदर जितना भी पानी था, जो भी था, कंसंट्रेशन अचार का ज्यादा था, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ने अपना जितना पानी था या जो भी मटेरियल था वो अचार में डाल दिया, तो हाई से लो हो गया, बैक्टीरिया वहां पर डेड कर गया। धीरे 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 क्या होता है, वो अचार खट्टा लगने लगता है, और खट्टा किसकी वजह से लगने लगता है, बैक्टीरिया की वजह से। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया तो हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन वो जम्स होते हैं, क्या होते हैं, जम्स होते हैं, है ना, खराब होते हैं, वो हमको खराब कर देते हैं, हमारा बॉडी नुकसान करेंगे, हाँ बिल्कुल करते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर हमारे साथ में ही रहते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि भैया नहीं, हम बैक्टीरिया से मरे हुए पदार्थों को नहीं खाएंगे, तो आप ये भी समझ लो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के कोलन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन भाग में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है एश्चेरिचिया कोलाई, है ना, वो हमारे लिए तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ में रह रहा है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर रह करके हमको सपोर्ट करते हैं और खुद बदले में खाना लेते हैं, और उनका होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, नहीं होगा तो खराब हो जाएगा। तो इसलिए भैया अचार वचार जो बनता है उसको खाना चाहिए। अगर आप नहीं खाते हो या आज से आपको घिन लग रहा है तो नहीं खाना, कोई बात नहीं,
इसी पर आप देखिएगा कि जब अगर वो रखा रहता है, काफी दिनों तक रखा रहता है, ठीक है, तो वहां पर व्हाइट व्हाइट कलर के रुएं जैसी संरचनाएं बनने लगती हैं, ठीक है, व्हाइट व्हाइट कलर की रुएं जैसी संरचनाएं बनने लगती हैं, है ना। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, फंगस कहते हैं, कवक कहते हैं। तो मृतोपजीवी मतलब ये वहां क्या करने गया, अचार पे क्या करने गया, ये मजे लेने गया नहीं, वो डेड ऑर्गेनिज्म है। आम क्या था, एक जीवित, भैया आम एक जब तक पेड़ में लगा था तब तक लिविंग था ना, तो मैंगो लिविंग था। जब उसको मार करके हमने अचार बनाने का प्रयास किया, तो ये भाई साहब भी वहां पर पहुंचे सिर्फ और सिर्फ उससे अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए, अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए, समझ रहे हो ना। तो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से भी अपना क्या करते हैं, फूड लेते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, ये बात याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इनमें स्टोर्ड फूड मटेरियल ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में पाया जा रहा है बेटा, ग्लाइकोजन के रूप में पाया जा रहा है। ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड फूड मटेरियल हमारे अंदर भी होता है, लीवर में। इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, ये बात याद रखना। इनका जो सेल है, सेल के बाहर में जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल भी पाया जा रहा है, वो सेल वॉल यहां पर सेलुलोज का ना बन करके, क्योंकि आप जानते हो प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। लेकिन यहां पर फंगस की अगर सेल वॉल की बात करी जाए, कोशिका भित्ति की बात करी जाए, तो बेटा काइटिनस होता है, काइटिन का बना होता है। ये बात आप याद रखना, दिमाग में बिठा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, इनमें सेलुलोज नहीं पाया जाता, इसी कारण इन्हें हम प्लांट से विभेदित किए हैं, इसी कारण ये प्लांट से अलग होते हैं और अलग हम लोग एक किंगडम में इसको पढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा है, इनकी प्लांट बॉडी माइसीलियम कहलाती है, यानी कि इसका जो बॉडी रहेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, माइसीलियम कहलाएगा। माइसीलियम को हम लोग क्या कहते हैं बेटा हिंदी में, कवक जाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कवक जाल। जो बहुत सारे हाइफी, देखो मैंने बताया था हाइफी से मिलकर के बना होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, कवक तंतु, कवक तंतु कहते हैं। तो बहुत सारी हाइफी से मिलकर के बना होता है ना, बहुत बहुत सारे हाइफी से मिलकर बनी होती है। हाइफी ए सेप्टेट व सेप्टेट फॉर्म में पाए जाते हैं। अब जो हाइफी हैं वो दो तरीके का हो सकता है, या तो ए सेप्टेट हो सकता है या तो सेप्टेट हो सकता है। मतलब सर बता दीजिए ना। तो देखो भैया, अगर हम हाइफी की बात करें, पहले तो आप ये बात समझो कि जो फंगस है इसकी जो बॉडी है वो किसकी बनी होती है बेटा, है ना। फंगस का जो बॉडी है वो बना होता है माइसीलियम का, बना होता है कि नहीं बना होता है, ठीक, माइसीलियम। माइसीलियम जिसको हम लोग कवक जाल कह रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करना, इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, कवक जाल कह रहे हैं। कवक जाल जो होता है ये बहुत सारे कवक तंतुओं से मिलकर के बना होता है, दैट मीन्स हाइफी से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना है, कवक तंतु से मिलकर के बना है, हाइफी से मिलकर के बना है। कवक तंतु की अगर बात करी जाए तो कवक तंतु यहां पर दो तरीके के पाए जा सकते हैं। कहां पर, फंगस में। एक तो बेटा हो सकता है कि ये सेप्टेट हो, है ना, एक कैसा हो, सेप्टेट, और दूसरा एसेप्टेट। एक तो सेप्टेट हो सकता है, दूसरा एसेप्टेट हो सकता है। अगर ये सेप्टेट है, अगर ये बेटा सेप्टेट होगा तो आप देखें मतलब पटयुक्त, ये कैसा हो गया, पटयुक्त, है ना, इसमें पट्टियां पाई जाएंगी। और ये एसेप्टेट है तो अपटयुक्त हो जाएगा, अपटयुक्त, अपटयुक्त, है ना। सेप्टेट में क्या होगा, जैसे मान लो ये एक हाइफी है, सॉरी ये हाँ ये एक हाइफी है ना, जो बहुत सारे माइसीलियम से मिलकर के बना होगा। माइसीलियम का संरचना आपको ऐसे देखने को मिलेगा, जैसे आप देखोगे ना उसमें, तो बहुत सारा ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर रहेगा, ये क्या है, माइसीलियम। माइसीलियम जो है वो बहुत सारा हाइफी से मिलकर के बना होता है। तो हाइफी में क्या है कि सेप्टेट की बात हो रही है, तो इस हाइफी में आप देखेंगे अंदर इस तरीके से सेप्टम पाया जाएगा, बॉडी में क्या पाया जाएगा बेटा, सेप्टम। ये क्या होता है बच्चों, सेप्टम होता है। ये सेप्टम, और ये भी क्या है बेटा, सेप्टम है। ये सेप्टम क्या कर रहा है, ये सेप्टम क्या कर रहा है कि जो यहां पर हाइफी है इसमें चेंबर बनाने का काम कर रहा है ना। यहां पर क्या होगा, सेल होगा, यहां पर क्या होगा बेटा, सेल होगा, और इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल भरा रहेगा, है ना, इस तरीके से प्रोटोप्लाज्म रहेगा सारा का सारा। तो सेप्टम के पाए जाने के कारण यह सिनोसिटिक हो सकता है या यूनिन्यूक्लिएट हो सकता है, मतलब आगे मैं बताऊंगा क्या क्या स्ट्रक्चर्स रहते हैं,
फंगस में, वो बात की बात है। लेकिन अभी सेप्टेट और सेप्टेट का मतलब समझिए। हाइफी में सेप्टम का पाया जाना सेप्टेट कहलाता है, और हाइफी में सेप्टम का ना पाया जाना लाइक दिस, मतलब पूरा बॉडी ऐसा है और पूरा प्रोटोप्लाज्म बच्चों क्या है, इस तरीके से इसमें भरा हुआ है, और जो न्यूक्लियस है ना, वो न्यूक्लियस फ्री फॉर्म में ऐसे पाया जा रहा है ना, मल्टी सेलुलर, राइट। तो ये क्या है बच्चों, ये एसेप्टेट फॉर्म हो गया। समझ में आ गया यहां तक? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताओ भाई। तो इनकी प्लांट बॉडी माइसिलियम की बनी होती है, जो बहुत सारे हाइफी से मिलकर के बनी होती है। हाइफी सेप्टेट और सेप्टेट फॉर्म में हो सकते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है कि कभी कभी, क्या लिखा है, कभी कभी सभी हाइफी मिलकर के एक फाल्स टिश्यू बनाते हैं, यानी जितने भी हाइफी हैं ये आपस में मिल जाएंगे और एक फाल्स क्या बना देंगे बेटा, टिश्यू बनाते हैं, जिसे प्लेसन काइमा कहते हैं। एक फाल्स टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे, जिसे क्या कहेंगे बेटा, प्लेसन काइमा कहा जाता है। ये मेनली वार्म और ह्यूमिड प्लेस पर ग्रोथ करते हैं। भाई जो आप देखेंगे स्पेशली जो फंगस है ना, ये फंगस मुख्य रूप से जो गर्म या नम या ह्यूमिड प्लेसेस होते हैं, उनके अंदर ये ग्रोथ करते हैं, या उस जगह पर ये ग्रोथ करते हैं। समझ में आया यहां तक? आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इनमें सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड होते हैं। जो सेक्स ऑर्गन यहां पर बनेंगे वो कैसे होते हैं बेटा, यूनिसेलुलर, एक कोशिका से मिलकर के ही बना है, और नॉन जैकेटेड मतलब इस कोशिका के चारों तरफ किसी भी प्रकार की कवरिंग नहीं पाई जाएगी, तो नॉन जैकेटेड होते हैं। कुछ फंगस में रिप्रोडक्शन के लिए टाइम पूरी सेल, रिप्रोडक्शन के समय पूरी सेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज में चेंज हो जाती है। तो कुछ ऐसे भी फंगस यहां पर हैं जिसमें रिप्रोडक्शन के समय, रिप्रोडक्शन के टाइम पूरी कोशिका जो है वो रिप्रोडक्टिव बॉडी में चेंज हो जाएगी, पूरी की पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव बॉडी में चेंज हो जाएगी। इसे होलोकार्पिक कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा, होलोकार्पिक कंडीशन कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा मतलब हाइफी यहां पर है जो फंगस का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन क्या है कि जब रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा, रिप्रोडक्शन जब ये करेंगे, तो उस समय क्या होगा कि पूरा का पूरा जो हाइफी है उसमें कोई एक सेल नहीं बल्कि पूरी की पूरी हाइफी वो क्या करेगी, एक रिप्रोडक्टिव बॉडी के रूप में काम करना शुरू कर देती है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं बेटा होलोकार्पिक। और ये कंडीशन आपको एक फंगस में देखने को मिलेगा जिसका नाम है सिनसाइशियम एंडोबायोटिक। सिनसाइशियम एंडोबायोटिक याद रखिएगा। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है उसमें क्या हो रहा है कि सेल जो है, पूरी की पूरी जो सेल यहां पर है हाइफी में पाई जा रही है, वो पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव बॉडीज में चेंज हो जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन के समय या रिप्रोडक्शन के आधार पर, ठीक है, कुछ फंगस में हाइफी रिप्रोडक्टिव बॉडीज में चेंज हो जाती हैं, तो ऐसे फंगस को यूकार्पिक कहते हैं या कहलाते हैं। भैया रिप्रोडक्शन के समय में यहां पर बात करी है कि रिप्रोडक्शन के आधार पर, जैसा रिप्रोडक्शन हो रहा है उसके आधार पर जो कवक हैं इनमें जो हाइफी हैं वो रिप्रोडक्टिव बॉडीज में चेंज हो जाती हैं। जब ये रिप्रोडक्टिव बॉडी में चेंज हो जाएगा हाइफी, तो ऐसे फंगस को हम लोग यूकार्पिक फंगस कहते हैं। इसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। स्टोर्ड फूड मटेरियल किस रूप में बेटा, ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। और ड्यूटेरोमाइसिटीज, भाई यहाँ पर एक क्लास है, अभी जो मैं आगे क्लासिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आऊंगा, तो वहां पर आपको ड्यूटेरोमाइसिटीज है ना, ये सब आगे क्लास आने वाली है, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटीज को छोड़ करके और सभी क्लासेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए बना हुआ, स्टार बना करके पॉइंट लिख लीजिएगा कि जो फंगस होते हैं इन फंगस में एसेक्सुअल और सेक्सुअल बोथ रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लेकिन एक ऐसी क्लास यहां पर है जिसको हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटीज के नाम से जानते हैं। इस क्लास के अंदर केवल वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। और बाकी के जितने क्लासेस हैं वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। याद रखिएगा इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सी क्लास बेटा, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलोइंग टाइप से होता है। भाई फंगस है तो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जैसे यहां पर एक रिप्रोडक्शन का टाइप लिखा हुआ है प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन। क्या लिखा है, प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन। इसमें क्या होगा, देखिए लिखा हुआ है इसमें दो गैमीट्स का फ्यूजन होता है, दो जो गैमीट होंगे उनका फ्यूजन होगा।
ये गैमेट आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ऊगैमस प्रकार का होता है। या तो आइसोगैमस टाइप का हो सकता है, या एन आइसोगैमस टाइप का हो सकता है, या ऊगैमस टाइप का हो सकता है। अब ये इस टाइप का प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन कहां पाया जाता है? तो आप देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर स्पीसीज लिखी हुई जिसका नाम है एल्ब्यूगो। क्या नाम है बेटा? एल्ब्यूगो। और दूसरा है पाइथियम। तो एल्ब्यूगो और पाइथियम ये दो फंगस ऐसे हैं जिन्हें हमें पढ़ना भी है आगे। दूसरी बात क्या है, याद रखना कि इनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज हो जाती है, उसको भी हमें याद रखना है। तो मैं आगे क्लासेस में चर्चा करूंगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। दूसरा है गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, इसमें क्या होगा, इसमें मेल और फीमेल, ठीक है, गैमिटेंजिया। अब इसमें क्या होगा भाई, जो फंगस है उसकी हाइफी के ऊपर मेल और फीमेल गैमिटेंजिया बनेंगे, ठीक है, गैमिटेंजिया बनेंगे। ये गैमिटेंजिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और इनके बीच फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है। जैसे मान लो एक ये गैमिटेंजिया बन गया, एक ये भी गैमिटेंजिया बन गया, इन दोनों के बीच में ऐसा एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन जाएगा, है ना, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन जाता है, जिससे होकर मेल न्यूक्लियस फीमेल गैमिटेंजिया में आ जाते हैं। जैसे मान लो ये वाला मेल गैमिटेंजिया है बेटा, है ना, ये वाला मेल गैमिटेंजिया है और ये फीमेल गैमिटेंजिया है। तो मेल वाले गैमिटेंजिया से मेल न्यूक्लियस, कौन सा, मेल न्यूक्लियस यहां से जा जाएगा फीमेल गैमिटेंजिया में। जैसे ये वाला टाइप भी कहां पाया जा रहा है, तो ये वाला भी टाइप आपको एल्ब्यूगो में देखने को मिलेगा, पाइथियम में भी देखने को मिलेगा, और बेटा एक स्पीसीज है एस्परजिलस, है ना, एस्परजिलस, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। अभी आगे इन सब के बारे में हमको पढ़ना भी, तो हम डिटेल में इन सभी के बारे में नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। इसके बाद में बेटा हमारा है गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। एक तो हमारा गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट हो गया, दूसरा गैमिटेंजियल कॉपुलेशन है। इसमें क्या होगा कि इसमें दोनों गैमिटेंजिया का पूरा कंटेंट मिक्स हो जाता है। मतलब ये वाला जो मेल गैमिटेंजिया है, इस मेल गैमिटेंजिया का पूरा प्रोटोप्लाज्म फीमेल गैमिटेंजिया में चला जाएगा, ठीक है, मिक्स हो जाता है। जैसे ये कंडीशन आपको म्यूकर और राइजोपस में देखने को मिलेगी, ठीक है, इस टाइप का रिप्रोडक्शन म्यूकर और राइजोपस में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है बेटा स्पर्मेटाइजेशन, है ना। स्पर्मेटाइजेशन कहां होता है, तो ये एडवांस फंगस में होता है, जैसे पक्सीनिया ग्रैमिनिस में, है ना, जैसे पक्सीनिया ग्रैमिनिस में सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। इसमें छोटे छोटे मेल गैमीट यानी कि स्पर्मेशिया तथा रिसेप्टिव हाइफी जो स्पर्मेशिया को रिसीव करते हैं, है ना, जिसको फीमेल गैमीट्स के नाम से भी हम जान सकते हैं, राइट। इसमें क्या लिखा है देखो भैया, पक्सीनिया में सेक्स ऑर्गन नहीं बनते, ठीक है, इसमें छोटे छोटे मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है जिन्हें हम लोग स्पर्मेशिया कहते हैं। ये इन स्पर्मेशिया को रिसेप्टिव हाइफी फीमेल गैमीट्स के द्वारा या फीमेल गैमीट्स अट्रैक्ट करेगा, है ना, फीमेल गैमीट्स के द्वारा सेक्सुअल प्रोसेस कंप्लीट करने में सहायक होता है ना, सेक्सुअल प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, फीमेल गैमीट के द्वारा सेक्सुअल प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, समझ में आया यहां तक, इतना क्लियर हुआ। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी ये भी एक रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसमें सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता, अतः दो वेजिटेटिव सेल्स या हाइफी आपस में फ्यूज होकर के सेक्सुअल प्रोसेस को पूरा करती हैं। जैसे अगेरिकस की हम लोग बात करते हैं, है ना, तो अगेरिकस में इस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है जहां पर सेक्स ऑर्गन का निर्माण नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर वेजिटेटिव सेल्स जो है, इसीलिए सोमेटोगेमी कह रहे हैं, सोमेटो तो बॉडी के थ्रू ही हुआ, और ये क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज में पाया जाएगा, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल्स या हाइफी आपस में फ्यूज हो जाते हैं और सेक्सुअल प्रोसेस को पूरा करती है ना, सेक्सुअल प्रोसेस को यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, पूरा कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो जनरल फीचर ऑफ फंगस है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों यहां पर लेकर के आने वाले हैं आप सभी के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, जो कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये पहला क्वेश्चन पहले ही नंबर पे या पहले ही पृष्ठ पे आपको देखने को मिल सकता है, शॉर्ट में या लॉन्ग में, या मेरा बच्चा यहाँ पर आपको फंगस से कोई ना कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इन क्लासेस को बहुत अच्छे से करिए, ध्यानपूर्वक पढ़ते चलिए, जहां पर समझ में ना आए दोबारा से एक बार रिपीट करके देखिए, फिर भी ना समझ में आए तो मैसेज ड्रॉप कीजिए, है ना, कमेंट सेक्शन में आप मैसेज दीजिए,
जितनी जल्दी पॉसिबल होगा उसका मैं मतलब नेक्स्ट क्लास में या एक शॉर्ट वीडियो के रूप में आप सभी तक उसका आंसर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।